सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यही हुआ है यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के मुसाफिरों के साथ, जो बेहतर रोजगार, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूनान जा रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके ये ख्वाब समंदर बुर्द हो जाएंगे। इन ख्वाबों को वो हकीकत का रूप नहीं दे पाएंगे। अपने प्यारों से जो वादे दावे करके वो समंदर पार जा रहे थे, वो वादों को वफा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिस बदकिस्मत कश्ती में सवार हैं वो डूब जाएगी। इन तमाम ख्वाबों के साथ, इन तमाम वादों और दावों के साथ जो उन्होंने खुद से और अपने प्यारों से कर रखे हैं। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 750 अफराद सवार थे, जिनमें सिर्फ 104 खुशकिस्मत ऐसे अफराद हैं जिनकी जान बचाई जा सकी है, जिनमें 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। इस कश्ती में कुल 310 पाकिस्तानियों की मौजूदगी बताई जा रही है और अब तक तकरीबन 80 लाशें निकाली जा चुकी हैं। यूनानी मीडिया के मुताबिक यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने से पहले 11 घंटे तक पानी में यह कश्ती खड़ी रही। यूनानी कोस्ट गार्ड को पता था कि कश्ती ज्यादा देर तक पानी में नहीं ठहर सकेगी। मदद के लिए तारकीन वतन की कश्ती से पहला सिग्नल मंगल दोपहर 2 बजे के करीब दिया गया, जबकि दूसरा सिग्नल बुध को रात 2 बजे दिया गया। मुहाजिरीन ने इतला दी कि कश्ती काफी देर से हरकत नहीं कर रही और कप्तान छोटी कश्ती के जरिए फरार हो गया है। माहिरीन के मुताबिक इस कश्ती में ज्यादा से ज्यादा 400 लोगों की गुंजाइश थी। यह कश्ती माहीगीरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके निचले हिस्से में डीप फ्रीजर रखे होते हैं ताकि मछली खराब ना हो, और ज्यादातर पाकिस्तानी कश्ती के इसी निचले हिस्से में मौजूद थे। और अब इस हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। वजीर आजम पाकिस्तान ने हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर कल मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान किया है और वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। साथ ही इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म जारी कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को लोगों को झांसा देकर खतरनाक इकदामात पर मजबूर करने वाले इंसानी स्मगलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। लेकिन जनाब, यहां सवाल यह है कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए क्या हम इस जैसे किसी बड़े साने और हादसे का इंतजार कर रहे थे? बरसा बरस से जारी इस इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्यों पहले इकदामात नहीं किए गए? और इंसानी स्मगलर्स को अगर हम पकड़ भी लें तो क्या इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ वो स्मगलर्स और एजेंट्स हैं, या हमारा माशरा और हमारी हुकूमत भी कहीं ना कहीं सारी चीजों की जिम्मेदार है? जहां बेरोजगारी है, गुर्बत है, जहां मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां लाकानूनियत है, ये वो सवाल है जो हमारी हुकूमत और हम सबको इसका जवाब तलाश करना होगा। क्योंकि यही मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि जनाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता है। अच्छा, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पर जरा मजीद बात करते हैं। डीआईजी मीरपुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, खालिद चौहान साहब, उनको जरा खुशामदीद कहते हैं। फिर आगे चलेंगे तो निसार खोड़ो साहब और दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा सियासी मामलात पर जिक्र करेंगे। लेकिन आज ये बड़ी खबर है और अफसोसनाक मामला है। खालिद चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सलमान साहब। खालिद भाई बताइएगा सर कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या अभी तक इस सारे मामले में, इसको तो हादसा नहीं कहा जा सकता, ये तो सानेहा है, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है सर तहकीकात में? जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था जो भी आपने बातें की हैं और ये सारे वैलिड क्वेश्चन हैं। पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, 10 के लगभग अपने लोग अरेस्ट किए हैं कोटली में, और चूंकि 27 लोग हमारे मिसिंग थे, 2 लोग रिकवर हो गए थे जिन्होंने सर्वाइव किया, और फॉरेन ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मिस मुमताज आरा बलोच कि उन्होंने सर्वाइव किया। वेरा पाकिस्तान के अंदर बाकी जगहों में 10 लोगों ने सर्वाइव किया था जो है। और के तकरीबन 750-800 के लगभग लोग जो है उस कश्ती के अंदर सवार थे। ये इंतहाई तकलीफ दे और दुख दे किस्म की सिचुएशन है, और ये हमारे एंड पे ऑन गोइंग ऑपरेशन है। जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भी इसका बोट कैप्साइज हुई है, तो हमने उसमें हमारे लोकल लोग जो है ना उन ज़ाया हुए हैं, तो हमने उनका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एसपी कोटली हैं, रियाज मुगल और
इंस्पेक्टर जो कंसर्न है उनकी टीम बनाई गई और उन्होंने कहा गया कि आप क्वाइटली और सीक्रेटली सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ये जो आप मतलब इसमें आप बात कर रहे थे कि जी लोग कैसे होता है, उन्होंने कोर्स किया जाता है, तो मुशाहिदे में ये भी आया कि कोर्शन के अलावा साथ साथ टेम्पटेशन भी होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सुहाना, एक मुस्तकबिल, एक नोशनल, एक परसेप्शनल एक चीज होती है कि यूरोप में जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, फलां चला गया था और बाकी। और सर आप तो मीरपुर के डीआईजी हैं, मीरपुर में तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, फिर किसी ना किसी घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो बाहर चला जाता है। सर ये बताइएगा कि जो इन लोगों को आपने गिरफ्तार किया गया है, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है कि सर कितने पैसे लिए जाते हैं इन इंसानी स्मगलर्स की जानिब से, कि भाई कितने पैसे देते हैं तब इनको सुहाने ख्वाब दिखा के बाहर भेजा जाता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमोबेश तकरीबन जो है ना मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो मेरी डिवीजन है उसमें से लोग यूरोप के अंदर हैं और उसमें यूके के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है ना वो 1960s इवन उससे भी पहले जो है वो सेटल हुए हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर भी काफी लोग हैं, कोटली से भी काफी लोग हैं। तो एक नेचुरल यहाँ के लोगों के खमीर में एक माइग्रेशन का एलिमेंट मौजूद है। इशू ये बनता है कि जब लोग इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं और उसमें जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि जी कितना फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो अभी इस केस के अंदर तकरीबन 22 लाख से लेके 30 लाख तक की वेरिएशन है जो लोगों ने पैसे इकट्ठे किए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 लोग हैं तो ये 10-11 मिलियन से ऊपर की रकम जो है ना सिंपली बन जाती है, क्योंकि एक घर से तकरीबन 4 के लगभग लोग जो है वो गए हैं। बाकी किस तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं और उसमें क्या ऑपरेशन इसकी जो है प्रोसीजर क्या इश्यूज होते हैं, तो इसमें सिंडिकेट बना के जो है ना ये नेटवर्क होते हैं। इसके ताने बाने गुजरात के अंदर, सियालकोट के अंदर, शेखुपुरा, खारियां। लेकिन सर एक क्वेश्चन सर खालिद साहब, आखिरी सवाल है मेरा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि सर ये आपने कहा सिंडिकेट होता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन सर अभी आप लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया है, कोर्ट में किस तरह से साबित करेंगे, फिर इनको बेल हो जाएगी, फिर ये बाहर आएंगे और इंसानी स्मगलिंग का एक गलीज धंधा फिर से शुरू कर देंगे? देखिए हम कोशिश कर सकते हैं ओवरऑल जो है ना, एक तो लीगल अप्रोच है ना, एक होल ऑफ नेशन अप्रोच की जरूरत भी है, बजाय इसके कि साइलोज में काम करें। मेरे लॉज एडिकेट होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान के अंदर 2018 में ट्रैफिकिंग इन पर्सन का जो है वो कानून बना था। एजेके के अंदर भी अभी वो प्रोसेस चल रहा है और आई थिंक असेंबली के अंदर वो कानून इस वक्त मौजूद है और किसी वक्त पास हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर जो कुछ हो सकता है उसमें हमने किया है, लेकिन इसके डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। मतलब एक तो टेम्पटेशन का अंसर भी है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी होती है। अगर आप इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहें तो आपके जहन में होना चाहिए कि 65% of the population in Pakistan is less than 25 years of age. तो अगर 65% लोग 25 साल से कम उम्र के लोग होंगे तो एक मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज की जरूरत है, जिसमें 2 चीजें होती है। एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हमारे लोग हुनरमंद हो, लोकली भी वो प्रोडक्टिव हो और बाहर भी जो है ना वो अपना काम कर सके। दूसरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर एक बंदा यहाँ पे बाहर जाके वेल्डिंग करता है और अगर उसको पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो फिर मेरा ख्याल है ठीक है सर, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। खालिद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खालिद चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, डीआईजी मीरपुर। जनाब ओवरऑल ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आप अपने माँ बाप के साथ रह के, आप अपने मुल्क में रह के 2 रोटी कम खा लें, लेकिन इन इंसानी स्मगलर्स के हाथ में ना चढ़ें। आपकी सारी जिंदगी की कमाई आपसे ले लेंगे और आपको 20 अदवंदर पर बेयार मददगार छोड़ देंगे। अब आप देखिए जिन लोगों ने अभी यहाँ पर बेचारे जिनके बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही, उनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है और जाहिर सी बात है कोई शौक में जाता नहीं है, एंजॉय करने नहीं जाता है, सुनहरे ख्वाब दिखाने के लिए या जो भी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। घर में सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। लेकिन खैर सियासी मामलात की तरफ आते हैं। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौर साहब ने मुझे ज्वाइन किया और साख पानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। निसार साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर। मैं चाहूंगा ये हादसा हुआ है, बल्कि सानिया हुआ है, इस पर भी आप एक कमेंट करें। फिर सर मैंने गुफ्तगू का आगाज करना था आपसे, बेसिकली अगर ये खबर नहीं होती, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि सर मैं सवाल कंप्लीट। एक मिनट जी चले आप कर लें बात। देखिए पहले तो आप कौम को यह बताएं कि कश्ती कहां से चली और कहां जा रही थी, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि सिर्फ 12 पाकिस्तानी थे या पता नहीं कितने पाकिस्तानी थे। 12 पाकिस्तानी बचे हैं सर, बाकी का तो पता ही नहीं है।
नहीं, ये कहां से कश्ती चल रही थी? सर ये बेसिकली यहां से जाते हैं, लीगल तरीके से जा रहे होते हैं, लेकिन इटली तक जाकर रुकते हैं, इटली से फिर ये समंदर के रास्ते जाते हैं सर। तो यह पाकिस्तान से चली है कश्ती? नहीं सर, पाकिस्तान से नहीं चलिए, पाकिस्तान से तो बाकायदा तौर पर चलते हैं ये लोग, फिर जैसे इटली चले गए, वहां से गैर कानूनी तौर पर फिर यूरोप के दीगर इलाकों में जाते हैं सर। हाँ, ऐसे बोले ना, तो मतलब किसी बैरून मुल्क में किसी कश्ती का ये हादसा हुआ, सानिया हुआ, गमगीन है हम सब, लेकिन ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट नहीं कर रही थी। ये लोग गए थे, कानूनी तरीका था या गैर कानूनी तरीका, वहां पहुंचे होंगे। अब ये गैर कानूनी तरीका, तरगीब देने वाले तो बहुत से होते हैं हम जैसे, लेकिन इसमें रिस्क उठाने वाला उस बंदे को भी हम बरिल ज़िम्मा तो नहीं कह सकते ना। हमने सोग मनाया, हमने सब दुख का इजहार किया, ये हमने सब कुछ किया, तो एक जिम्मेदारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे भी आती है कि यहाँ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का एक मरकज होता है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अक्सर लोगों को तो उसके थ्रू अप्रोच करना चाहिए कि कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले तो वो जा सके। ये शुरू तो हुआ था तब से जब पाकिस्तान को हर एक आदमी को पासपोर्ट बनाने का इजाजत मिल गया था भुट्टो साहब के जमाने में, और CNIC कार्ड भी दिया गया कि भाई हर एक को CNIC कार्ड भी मिले और लोग अपने मुल्क से बाहर जाके अपने लिए रोजी कमा सकें। सही है। अब ये जरूरत जिंदगी तो बढ़ती रहती है। उस वक्त कम लोग थे, आज ज्यादा लोग हैं। आज नौजवान परेशान होंगे, वो भी चाहेंगे कि जी हम भी बाहर निकल जाएं, कुछ पैसे भी भरते होंगे बाहर निकलने के लिए। हो सकता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज में कोई ना कोई फायदा उठा ले। तरगीब देना, उनको दिलासे देना, उनको ये सब कुछ करने के लिए तो जाहिर है बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो करती रहती हैं। क्या वो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं या नहीं? अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये टोटली मतलब अंडरग्राउंड चल रहा है सिलसिला। तो ये जो चीजें टैप करने की जरूरत है वो ये है कि इन एजेंसियों को खुलेआम ऐसे कारोबार करने से रोका जाए, उनको कम से कम रजिस्टर तो करें। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हुकूमती इदारे हो सकता है कमजोर पड़ जाएं, तो दूसरे इदारे भी अगर काम करें तो इलीगल तो ना करें, जानों का नुकसान तो ना हो। और ये रोजाना होता होगा, ये नहीं है कि सिर्फ ये एक कश्ती चली होगी। इस तरह का ये कारोबार है, 700-800 लोग जो चढ़े, हाँ रोजाना होता होगा। ऐसी नॉर्मल सी एक एक्सरसाइज, ये चलता रहता है सिलसिला। इसके साथ सानिया हो गया, हमारी जानें जाया हो गई। हम यही कह सकते हैं कि अफसोस है, हमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल निसार साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि सर मैं बेसिकली आपसे सवाल ही करना चाह रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जलसे से खिताब में कहा था कि जनाब अपने इत्तेहादियों को कि भाई आप भी हिम्मत पकड़ें, थोड़ा आप भी मैदान में आए, इलेक्शंस की तैयारी करें। सर आपको क्या लगता है इत्तेहादी में आपके कौन कौन से ऐसे इत्तेहादी हैं? मुस्लिम नून की बात की जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए, JUI की बात की जाए, को इलेक्शन के लिए तैयार नजर नहीं आता। अब तो 2 महीने से कम का वक्त रह गया, 13 अगस्त को तो मुद्दत आखिरी। देखिए बात सुनो, ये बात नहीं है, ये बाबा ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है। हुकूमत टर्म पूरा हो रहा है 1-1.5 महीने में। जुलाई के 11-12 तारीख को हुकूमत का टर्म पूरा, असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है। सही है। और उसके बाद 60 दिन और भी है। 60 दिन है उसमें जब केयर टेकर हुकूमत आए और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करे। सही है। शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब है कैंपेन चले, कैंपेन चले, उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो, उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाके अपना काम शुरू करें, लोगों से मिलें, उनसे अपने एतमाद के लिए वोट मांगे, और इस तरह से सिलसिला चलता रहे। तो इलेक्शन में 3-4 महीने हैं, यानी जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर ही है, अक्टूबर की 8-9 तारीख को ये इलेक्शन हो सकते हैं अगर असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है बिल्कुल। और इलेक्शन 60 दिन में होने हैं। ठीक है जी। तो ये 3-4 महीने हैं। इलेक्शन के डायनामिक्स अपने अपने होते हैं हर इलेक्शन के। कल कला इमरान खान कह रहा था सारा मुल्क मेरा है, सारा मुल्क मेरा है। अभी आप देखें 300 लोग उसको छोड़ गए, जो चीदा लोग थे, जो जाने पहचाने लोग थे, जो मशहूर लोग थे, अपने लीडर पर अदम एतमाद का इजहार करके उसे बेजारी का ऐलान करके और अलग हो गए।
किसको पता था कि ये सब कुछ होना था, और किसको पता था कि इमरान खान की इतनी कमजरफी होगी कि 9 मई को वीडियो अपना चलाए और कहे कि जी निकलो बाहर, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलो। और उनके लोग पाकिस्तान के उन निशानात को मस्मार करने पे लगे रहे जो कभी पाकिस्तान जिन पे फख्र करता है, एटम बम पर फख्र करता है। ये मियांवाली में खड़ा हुआ था जहाज, ये मियांवाली में खड़ा हुआ था MM आलम का उड़ाया हुआ जहाज, जिसको वहां जाके जलाया गया। और मियांवाली इमरान खान का हल्का इंतखाब है। ये सारी कुछ चीजें जो की थी जिसमें पाकिस्तान फख्र करता है। एटम बम भुट्टो साहब ने बनाया, नवाज शरीफ ने उसका धमाका किया, उसका निशान बनाया, चागी के पहाड़ों का उठा के उनको, ये हर वो चीज जिसपे पाकिस्तान पहले थोड़ी बहुत अपने दिल को आसरा दे रहा था, समझा रहा था कि ये चीजें हैं हमारे पास, उनको आग लगाने का मतलब है कि पाकिस्तान की सालमियत के ये लोग खिलाफ है। यानी पाकिस्तान अभी तक जो सालिम है उस पे इनको साड़ लग रहा था, जल रहे थे, इसलिए जाके उन्होंने हमला किया। सही। जिना हाउस अपनी जगह पे जो है सो है, ठीक है, कायदे आजम साहब ने वो खरीदा होगा, ठीक है, सिर्फ एक दिन रखा गया होगा, वहां ठहरा होगा, ठीक है, उसके ऊपर जिना हाउस लिखा गया होगा, ठीक है, उस पर कोर कमांडर रहता था और कोर कमांडर पर हमला करना इनको अच्छा लगा। कोर कमांडर के घर पर हमला हो तो हो जाए, मस्जिद को जलाने की क्या बात थी? ये सारी चीजें किसको पता था कि इमरान खान ये इतनी कुंद ज़हनी दिखाएगा और अपने आप को तबाह करके बैठ जाएगा। लेकिन सर वो आप जो बात कर रहे हैं वो तो माइनस ही हो गया ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो तो माइनस हो गया ना। माइनस मैं माइनस किसी को नहीं करता, मैं किसी पार्टी को माइनस करने के हक में नहीं हूं। हालात करें तो उसके अपने पैदा किए हुए, उसमें मेरा तेरा कसूर नहीं है, मेरा तेरा कसूर नहीं है। अगर उसने किए हुए हालात तो अपने लिए किए, अपने करे की भुगत रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर हालात ने क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को आमने सामने खड़ा किया? क्योंकि अभी बजट के मामले में भी बिलावल साहब ने कहा था कि अगर आपने ये मुतासरीन को, जो सैलाब मुतासरीन उनको नहीं दिया तो फिर हम बजट पे सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। देखे बात सुने, आराम से सुने। हुकुम सर। बिलावल साहब की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस हुकूमत की बहुत मजबूत एक ग्रुप है जो इस हुकूमत को चला रहा है। सही है। हम भी चलाने वालों में से शामिल होने चाहिए। अगर PMLN है तो हम भी कोई कम ग्रुप नहीं है जिसको हम खातिर में न लाएं। ठीक है, क्या मांगते थे हम? अगर बिलावल साहब ने इजहार कर ही दिया तो मजबूर होकर किया होगा, क्योंकि उसने पहले एफर्ट की थी मुख्तलिफ फोरम्स में जाके। अब के उनके नुमाइंदों ने सिंध के बारे में बात की थी कि भाई हमारे पास लोगों की तकालीफ है, सिंध के लोगों ने तकलीफें देखी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद देख चुका है, दुनिया आके सिंध को देख चुकी है। अब सिंध को देखने के लिए अल्फाज थोड़ी चाहिए, हमें थोड़ी मदद भी चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है इतने वसाइल तो हमें मदद भी चाहिए, चाहे बैरून मुल्क इमदाद में हमें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, या वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत करे। तो लोगों के लिए मांग रहे थे ना, हम मांग रहे हैं लोगों के लिए कि बजट में लिखा होगा तो उस पर अमल होगा, बजट में कुछ लिखा हुआ नहीं होगा तो बात रह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा उन गरीब लोगों को जिनके अभी घर बने नहीं हैं, जिनके घर बनने हैं। हमने अपने पैसे खर्च करके हर एक काश्तकार को पर एकड़ 5,000 रुपये बीज लेने के लिए मदद की, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई, वो हमारे अपने सिंध के पैसे थे। इसी तरह से हम वफाक से भी मदद मांग सकते हैं कि बाबा सिंध के लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं, साल गुजर गया है, साल गुजरने के बाद अभी तक अगर घरों में वो काम नहीं हो सका तो हमें आवाज तो उठानी चाहिए ना। ठीक है, आवाज तो उठानी चाहिए, क्योंकि वफाकी बजट में वैसे भी उन्होंने तरक्याती मद में पिछले साल 700 अरब रुपए थे, इस साल 950 अरब रुपए रखे। अगर 950 अरब रुपए रखने की गुंजाइश थी तो हम कह रहे हैं कि भाई सिंध में भी उसका बेहतर हिस्सा होना चाहिए, जो इजाफी रकम रखी है उसमें बेहतर हिस्सा होना चाहिए। हम मांग क्या रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन और अवाम की रीसेटलमेंट या उनकी रिहेबिलिटेशन। हम मांग क्या रहे हैं? हम यही मांग रहे हैं। इसके लिए अगर बिलावल साहब ने जलसे में
इसका जिक्र कर ही दिया और आपने नोटिस ले ही लिया, तो ये हुकूमत के हाथ में वो कागज पे कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। बस इतनी सी बात है, इख्तलाफात कुछ नहीं निसार साहब हैं भाई, मतलब कोई इख्तलाफात नहीं भाई, यही बात। मैं क्या भाई, हम तो बचाने वालों में से है ना, हम तो इस हुकूमत को बचाने वालों में से है। ठीक है बिल्कुल, हम बचाने वाले हैं। इस 2018 की इलेक्शन जब हुई थी तो ये दूसरे दोस्त बाइकआउट करके जा रहे थे। आप लोगों ने कहा कि मनाया था कि नहीं बाइकआउट न करो, अंदर आओ, बैठो, असेंबली में बैठो, मुकाबला करते। ठीक है सर। और उसके बाद भी हमने इनको ही ऑफर खुद जाके की थी कि शहबाज साहब आप ज्यादा बड़ा ग्रुप है इसलिए वज़ीर-ए-आज़म आपका हक बनती है। चलें, आपकी बातों से सर मुझे अखज़ ये कर रहा हूं कि कोई इख्तलाफात नहीं है। सर थैंक यू सो मच, टाइम की किल्लत है, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। निसात मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जनाब हम सिर्फ सैलाब मुतासरीन के हवाले से मांग रहे हैं कि उनके अभी तक घर नहीं बन सके हैं, 1 साल हो गया है, वो अपने घरों की तरफ नहीं गए और इस वजह से हमें मजबूरी में आलम में इस तरह के आके बात करनी पड़ी। इख्तलाफात कोई नहीं, लेकिन क्या वाकई में हकीकत यही है? अली गौहर साहब एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे, इसाक खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और गवर्नर केपी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, पिछले दिनों गवर्नर केपी के हवाले से काफी ज्यादा बातें निकलकर सामने आ रही थी। वैसे तो पिछले दिनों से काफी ज्यादा ये बातें गर्म हैं कि इख्तलाफात हो गए हैं इत्तेहादियों के दरमियान, जब से उनके मद्दे मुकाबिल जो बड़ी अपोजिशन पार्टी थी वो फिलहाल मंजरनामे से गायब नजर आ रही थी। उसके बाद इत्तेहादियों में इख्तलाफात की बातें आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा था जनाब केपी के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली साहब, उनको हटाया जाए क्योंकि वो एक तरीके से अपने सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा के बैठे हैं और तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम अमूरे मामलात वहीं से वो संभाले जा रहे हैं। तो जनाब आज हमारे साथ गवर्नर के भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम अली साहब, उनको जरा प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे, कई सवालात पर उनसे बात भी करेंगे कि जनाब उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और आने वाले जो इलेक्शंस में उसमें जमीयत उलमा इस्लाम कहां खड़ी है, क्या देख रही है, क्या मामलात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा सर, इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जनाब आपने गवर्नर राज लगाया हुआ है, गो के ये जो इख्तलाफात की खबरें ये टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिन जमातों से इनका ताल्लुक है वो आप पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। क्या आपकी राय सर इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके तमाम एंकर और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है, देखिए माशाल्लाह आप सीनियर एंकर हैं, ये जो स्ट्रीट लेवल के लोग हैं ना, अच्छा, ये कोई पार्टी के लेवल की बात नहीं है। अच्छा, आप देख लें कि और इनके सियासी अगर ये तो इन्होंने एक बयान दिया है और वो एक स्टेटमेंट के बाद वो कहाँ गए नजर आ रहे हैं आपके बाद, उसके बाद असल बात ये नहीं है, उनकी अपनी चूंकि वो एक जज्बात था, एहसासात था, उनका ये लेवल है, यानी उनकी एक सोच है कि गवर्नर सब कुछ कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं है साहब, गवर्नर अपना आईनी रोल प्ले कर रहा है और गवर्नर एक अवामी रोल प्ले कर रहा है। मैं तकरीबन 5 से 700-800 लोगों को रोज़ाना मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके मुश्किलात सुनता हूँ और ख़ासकर मर्ज एरिया के जो लोगों के मुश्किलात है उनके अक्सर जो मुश्किलात और उनके जो गिले हैं, शिकवे हैं, वो ये है कि पहले हम पॉलिटिकल एजेंट के पास जाते थे, अब चूंकि डीसी है, डीसी के पास हम जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका क्या काम है कि हम करें, जबकि पहले फाटा उसमें यह तक कि जब ये मलकानान जाते थे तो लाजमी बात थी, पॉलिटिकल एजेंट महीने में एक दिन उनको बुलाता था, चाय माय पिलाता था, उनका सुनता था, कोई मुश्किलात थे वो उससे आगाह होता था। तो मैं इस तरह डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को कह देता हूँ कि भाई आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, ठीक है, जिससे उनके तकरीबन बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। सही है। और आप इनसे ये कहते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर गवर्नर राज, ऐसा नहीं है। अच्छा, गवर्नर हाउस को 2 करोड़ खैबर पुख्तनख्वा के अवाम, मैं अकेले नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा अवाम ये कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस जो है ये अवामी गवर्नर हाउस बन चुका है।
2 करोड़ से ज्यादा लोग कह रहे हैं तमाम सियासी जमातों का कि गवर्नर अवामी गवर्नर है। 4 महीनों में मुझे अवाम की जानब से ये खिताब मिला। सही है। ये किस पे मिला? आज भी जो हमारा छुट्टी का दिन है, मैं 200-300 आदमियों से मिला और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी आए थे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी थे, उसमें जमात इस्लामी के भी थे, ठीक है, उसमें मुंतखब नाजिमीन के भी थे, JUI के भी थे। आज कल स्टेटमेंट अखबार में पढ़ लें। फिर इनकी जो सूबाई क़यादत है वो तकरीबन हफ्ते में 2 बार आते हैं। सही है। मिलते भी हैं, भाइयों जैसा एक हमारा रिश्ता है। और इस तरह पीपल्स पार्टी का जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है कुंडी साहब से, सही है, आप पता कर लें। ठीक है, लेकिन वो हमारे शो में थे सर, पिछले दिनों वो हमारे साथ, गुज़िश्ता रोज हमारे साथ थे। लेकिन मैं सर बात जो कर रहा हूं, आपने स्ट्रीट लेवल की बात की है, तो ये इम्तियाज इख्तियार वली साहब और निगत औरंगज़ई साहब ने जो आप पर इल्जामात लगाए, ये इनको आप स्ट्रीट लेवल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं, कुंडी साहब उसको छोड़ो, निगत औरंगज़ई को छोड़ो, उन्होंने क्या कहा? सर कुंडी साहब से तो टॉपिक अलग था ना, अलग डिस्कशन थी, वो तो टॉपिक अलग था ना, वो आपका वाला मामला नहीं था सर। नहीं, पूछ लेते ना। अच्छा, निगत देखे ये ठीक है, निगत और रज़ई साहब उसको बोला भी दूसरा स्टेटमेंट दे दो ना, ठीक है, उसको कह दो। देखो इनका ये ख्वाहिश थी कि यार ये सब कुछ शायद गवर्नर कर रहा है। अगर एक बंदा, एक लेडीज 4 बार MPA बन जाए और उसको ये इल्म नहीं कि पोस्टिंग ट्रांसफर का इख्तियार किसके पास है, सही है, ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, चीफ सेक्रेटरी KP का इख्तियार है। उनको बोलो कोई क्लास 4 का भी, मैंने उनको कभी कहा है कि ये कर लो। मैं आवाम से मिलता हूँ, आवाम के मुश्किलात सुनता हूँ और उनके हल की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादातर हमारा जो रस्म व रिवाज है, 50% मिलने से वो लोगों को तस्कीन हो जाती है, उनका मुश्किलात हल हो जाते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एक सवाल इनसे करे कि आपका अपना गवर्नर था, इधर गवर्नर हाउस में रिकॉर्ड है, वे आपको 4 साल 5 साल में 3 बार भी बुलाया, और गुलाम अली के पास कितनी बार गए हो? ये निगत और रज़ई से सवाल करूं। चलिए सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम बात से, लेकिन आप पर जो इल्जामात लग रहे हैं ना, आपके बेटे हैं सर, वो भी जाहिर सी बात है मेयर हैं, पेशावर के मेयर हैं, उनके तरक्याती कामों में आपकी दिलचस्पी काफी ज्यादा है, फिर उनको फंड्स फराहम करना विफाक की अलामत होता है सर। गवर्नर वो सियासी मामलात का या सियासी फायदा उठा सकता है अपने ओहदे का, ये इल्जामात आप पर लग रहे हैं सर। नहीं तो फिर कोई और दरवाजे खोल ले, उनके पास जाए, चीफ सेक्रेटरी जाए, 600 आदमियों से मिले, ठीक है। क्या गवर्नर पर यह पाबंदी है कि लोगों के साथ नहीं मिलेगा, वो मर्ज एरिया के लोगों के साथ नहीं मिलेगा? आप ये बता दें, मुझे तो तगमा देना चाहिए कि आज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लोगों से मिलता हूँ। अच्छा। और तमाम सियासी जमातों से, ये नहीं कि एक सियासी जमात से, तमाम सियासी जमातों से। और मेरा काम यही है कि वफाकी हुकूमत, PDM और इन्होंने जो कॉन्फिडेंस किया, मेरा ख्याल था कि मैं उसी तरह तमाम आवाम के साथ मिलूं और मुल्क की और सूबे की जो मुश्किलात है इसको हल करें। मेरा उनके साथ कोई वो नहीं है कि वो ये कहेगा इस तरह। तो कल आप अखबारात उठा के देख ले, ये तो बहुत नीचे लेवल के लोग हैं सियासी मंजरनामे में। सियासी मंजरनामे में सूबाई क़यादत और वफाकी क़यादत बात करती है। ये जो कल माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब सदर मुंतखब हो गए, मरियम नवाज साहब मुंतखब हो गई, हसन इकबाल साहब, बाकी मैं उनको आपके वसात से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। लेकिन उनमें से जिन्होंने इख्तिलाफ किया और यहाँ नहीं गए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो वो इख्तिलाफ है, हालांकि वो गवर्नर थे। सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप उस फोरम का हिस्सा नहीं है तो ये कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला आवाम की मुश्किलात हल। चले, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो गई, लेकिन एक सवाल ये भी तो पैदा ही कर रहे हैं कि जनाब ये अपर लेवल के लोग नहीं है, ये लोअर लेवल के लोग हैं। ये आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये बात नहीं कह रहा, लेकिन आपका ये दावा है कि जनाब ये अपर लेवल के लोग नहीं है। तो अपर लेवल पर कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं, और आपसे इस तरह का किसी ने कोई मुतालबा भी नहीं किया और ये शिकवा भी नहीं किया कि जनाब आप अपने ही सूबे में आप गवर्नर राज लगा के बैठे हैं। तो अगर कल यहाँ पे आ जाए और फिर ये बात कर ले कि ये बहुत माशाल्लाह अच्छा गवर्नर है, तो फिर आप ये शो कर लेंगे। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि मैं उनको कल बुला लूंगा। अच्छा,
5,000 नहीं होगी ना। मैंने उसको कहा कि जो खिदमत हो वो कहो। ये बातें मेरे लिए कोई मानी नहीं रही। ठीक है। और इनसे ये पूछो 4 बार आप MPA बने, अपने इलाके का काउंसलर जीता है? एक काउंसलर। ठीक है। मैं 80 से जीत रहा हूँ। सही है। मेरा बेटा 8 सालों से जीत रहा है। हमने पूरे PTI की हुकूमत को पेशावर में शिकस्त दी। इन सब जमातों ने, इन पीपल्स पार्टी के जो पीपल पार्टी ने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस किया और 2 वफाकी वजारतें एक घर में दी, वो मेरे बेटे से 20,000 लीड से आ रहा। सही है। आप ये देख ले, अभी नहीं, ये PTI की हुकूमत में ये होता रहता है। मैं सियासी रोल प्ले करते रहता हूँ। मेरे पास अभी पिछले हफ्ते से अरबाब आलमगीर साहब 3 दफा आए और फिर भी आएगा, मेरे लिए खुशी होगी। मैं उनका काम करूंगा जो मेरे बस में है। लेकिन ये ऐसे इल्जामात, इसका आखिर अंजाम ये है जिस तरह इमरान खान का हुआ। उसने भी इल्जामात 4 साल लगाए ना। सही है। मकाफात अमल ने उसको कितनी बड़ी सजा दी। इस तरह हमें चाहिए कि सूबे की तरक्की, यकजहती, मुल्क की मौजूदा मुश्किलात को मद्देनजर रखकर इस ग्रास रूट लेवल वालों को भी कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये इख्तियार वली साहब किसके ताउन से इलेक्शन जीते? पाकिस्तान बनने से लेकर 4 साल पहले तक एक काउंसलर बन चुका है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम फिर भी, अगर जमातों ने आपस में फैसला किया, वो उनका काम है। चलिए सर, मैं दूसरे को दीगर टॉपिक्स में भी आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन सर फिर मैं ये बात कह दूं जो मैं इस बात को फिर वाइंड अप करता हूं यहां पर कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की कोई इख्तलाफात नहीं है, और दूसरा आपकी गवर्नरशिप को भी कोई खतरा नहीं है। मतलब यहां पर ये बात तय हो गई है, आपने जो बात की कि नहीं लोअर लेवल पर हो रही है तो होने दें, लेकिन अपर से हमें कोई खतरा नहीं है सर। नहीं, गवर्नरशिप कोई पक्का काम नहीं है। अच्छा, पक्का ऐसी बात नहीं है। ये तो जब मैं इधर बैठ गया हूँ, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जब उतरूंगा तो पाकिस्तान की तारीख में शायद मैं पहला गवर्नर हूँ कि 2 करोड़ आवाम कहते हैं कि अवामी गवर्नर। और फिर ये देखो कि निगत और रगज़ी ने जो बयान दिया, उसके नीचे जो 500 कमेंट्स आए वो पढ़ लो। 500 कमेंट्स क्या कह रहे हैं? जो बाकी ने, आप अपने फेसबुक पे जाओ, और जो इन्होंने या इख्तियार वली ने या और कोई ने कहा, सही है, तो उन्हीं लोगों के पार्टियों के 500-600,000 कमेंट्स पढ़ लो कि क्या लिखा उन्होंने। मेरे लिए वो एजाज है, मेरे लिए इनकी बात नहीं। और मैं फिर भी इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करता रहूंगा आईनी तौर पर, जो आईनी रिक्वायरमेंट है। बाकी ट्रांसफर, पोस्टिंग ये वो करेंगे। मुझे तो इस तरह भी एक ने कहा है कि यार आपने तो इतने इख्तियारात इस्तेमाल किए कि आप तो जजों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब चले टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। सियासत में आपका कद काट है, आपने कहा 80 की दिहाई से आप सियासत कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम जो दिया ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। तो अब मुझे बताइए सर, आने वाले इलेक्शंस में आप क्या देख रहे हैं सर, JUI या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि 2013 से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी ना पेशावर के अंदर। आप लोग कहां खड़े हैं सर? देखिए, मैं चूंकि एक आईनी पोस्ट पे हूं ना, तो मेरा ये ईमान है, और अगर वक्त ने साथ दिया, इलेक्शन हुआ, तो शायद तमाम सियासी जमातें ये कह सकेंगे आपके प्रोग्रामों में कि आज़ादाना, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो चुका है। तो इल्जामात ही लगते हैं सर। किसी को कोई यह हासिल नहीं होगा कि यार कोई ज्यादती करे। अच्छा। क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और इसके बाद मैंने अवाम के पास जाना है, तो मैं ऐसा दब्बा अपने दामन पे नहीं लगा सकूंगा कि यार मैं जाके फिर उसकी क्लेरिफिकेशन करूँ। जिस तरह अवाम ने मुझे गवर्नर, अवामी गवर्नर का खिताब दिया, और इनके जो अपने गवर्नर थे इन सब से पूछे। मैं एक दिन में जितने लोगों से मिलता हूँ वो 10 गवर्नर महीने में इतने लोगों से नहीं मिलते थे। आप अपने एंकर से पूछे। मेरे आपके लिए इससे बड़ा एजाज है, उसको पूछे कि आपने 2 मरतबा कल फोन किया, आपका फोन किसने उठाया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने। आगे बढ़ते हैं, बताइए, गुज़िश्ता रोज आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान तो सुना होगा। उन्होंने ये बात बोली है कि जनाब इत्तेहादी थोड़े हिम्मत पकड़े, मैदान में आया इलेक्शन कर। सर JUI क्या इलेक्शन से खाइफ है, नहीं जाना चाहती है इलेक्शंस में?
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इशारा किस तरफ था? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन के लिए हिम्मत पकड़े, तैयारी करें। जी जी, इलेक्शन इस मुल्क में जरूर होंगे। ये जब सियासी जमातों का इलेक्शन ना होने का जोर था, वो इस पर नहीं था, वो इस पर था कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो, चारों सूबों में एक दिन इलेक्शन हो। और जब अभी एक दिन में होंगे, सब तैयार है। और इलेक्शन में जो कोई जिसको मुंतखब करे, मैं आज भी कहता हूँ कि आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने चाहिए। ये मुल्क की ज़रूरत है। कौम जिसको मुंतखब करे उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। हुकूमत करने का आपस में भाई है। बिल्कुल। कल हम डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, फिर सेनेट में बैठे, आज इधर बैठेंगे, कल आवाम के साथ बैठेंगे। इस तरह हमारे बाकी अकाबिर जितने भी सियासी जमातों के अकाबिरीन है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इधर सारी उम्र बैठे होगे। लेकिन ये लाजमी होना चाहिए कि इस कुर्सी से चले जाओ और लोग आपको खैर तहसीन पेश करें, ये न कि आप पे इल्ज़ामात लगे। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके वसातत से पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को कहना चाहता हूँ और उससे अपील करता हूँ कि जब मैं इधर से जाऊँगा, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट नाज़म से गया तो सब आज तक फ़ख्र कर रहे हैं। PTI के ये बात अपनी जगह पे सर, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की अगर मैं बात करूं ना, पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने उरूज पर है, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। आप लोग जब हुकूमत में आए थे, आप लोगों ने तकरीबन 1-1.25 साल हो गया, आपने कहा था कि जनाब हमने महंगाई कम करनी है, हमने लोगों की जिंदगी को आसान करना है। सर इस वक्त लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल है और अभी जो बजट आया उसके बाद से सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप सब पर आयद होती है ना, पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून, ये तीनों बड़ी जमात है। जब इलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल औकात मुल्कों पे आते हैं। जब हमारे सूबे के साथ तनख्वाह नहीं है तो क्या ये इनकी है? जिसने 10 साल हुकूमत की उनकी मुश्किलात है। 10 साल में उन्होंने 900 अरब का कर्जा लिया। कितना? अच्छा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा। और 65 सालों में 87 अरब कर्जा लिया गया। तो जो उसके रिस्पॉन्सिबल है उसको जज़ा और सजा मिलेगी। अगर इस तरह नहीं मिलती है तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उस तरह मिलेगी। लेकिन आज क्या महंगाई है तो इलेक्शन ना हो, बेरोजगारी है तो इलेक्शन ना हो। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होगा। अब ये देखो, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, इसाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना है। इस मुश्किल हालात में और IMF के प्रोग्राम ना मिलने के बावजूद जो बजट पेश किया, पिछली हुकूमतों का जो बजट तक कितना अवामी रद्द-ए-अमल था, बिजनेस कम्युनिटी का कितना अवामी रद्द-ए-अमल होता था, आज 20% भी नहीं है। आप देख रहे किस मुश्किल हालात में। इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा। ये समझदार लोग हैं, टीम है इनके पास, सारी PDM है और यूनानिमस ज़रूरत भी है कि इस वक्त मैं चूंकि उस कद काट का बंदा नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत है कि सारी जमातें कुछ मुद्दत तक यकजा चले कि मुल्क ठीक है सर, तरक्की करे, मुश्किलात खत्म हो। चलें सर, थैंक यू सो मच। हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात उन पर लग रहे थे, उसका खुलकर उन्होंने जवाब दिया और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब महंगाई तो है, अब इलेक्शन जाहिर सी बात है, ये इलेक्शन के वाले से उन्होंने कहा कि कोई खौफ नहीं है और इलेक्शन होंगे तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन होप सो जो इख्तलाफात की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा ना हो जितनी ज़्यादा लोग बयान कर रहे हैं। लेकिन खैर, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।